Hindi tunes. तूफानी बारिश में किसान की पुरस्रार मुलाकात। तूफानी बारिश में रामू, जो एक किसान था, शहर नए बाजार से अपने गांव अमनपुर की तरफ वापस आ रहा था। आते आते उस पर रात छा गई। तूफान और बारिश दोनों ही उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गईं। ये तूफानी बारिश और ठंडी हवा, लगता है सर्दी का मौसम जल्द ही शुरू होने वाला है। अब तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखाई देता। थोड़ा दूर चलते चलते रामू को दूर एक रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी को देखकर रामू चौंक गया। अरे, ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है, पर इस जंगल में ये तन्हा घर कुछ अजीब लग रहा है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बारिश में मुझे लगता है यहाँ रुकना ही ठीक होगा। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रामू आहिस्ता आहिस्ता उस घर की तरफ बढ़ा। इस तूफानी बारिश में जैसे उसे आराम करने की उम्मीद नजर आ रही हो। रामू घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि अंदर जाना ठीक रहेगा या नहीं। पर फिर उसने आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लिया। कोई है? घर में कोई है? मदद चाहिए। इस तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है। अंधेरा भी ज्यादा है। कोई मेरी बात सुन रहा है? तभी अंदर से सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे अम्मा, मैं रामू हूँ, अमनपुर गांव से हूँ। किसान हूँ अम्मा, बस शहर से बीज लेने आया था, पर घर आते आते रात हो गई। तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। क्या? रामू और वो बूढ़ी औरत कमरे में आकर बैठ गए। रामू की नजरें कमरे के इधर उधर घूम रही थीं। अम्मा, आप यहाँ पर इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो क्या? आपको इस वीराने में डर नहीं लगता क्या? हमारे तो गांव में एक जानवर आ जाए तो पूरा गांव डर जाता है। क्या करें बाबू, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। हमारे गांव में आग लगने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे गांव में रहने गए तो उन लोगों ने रहने को कोई ठिकाना नहीं दिया। फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ इस पुराने घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तो आप बैठे ही जंगल के बीच हो। उनकी ये बात सुनकर रामू के चेहरे पर एक तरह की उदासी छा गई। बेटी? आपकी बेटी भी है? वो यहाँ नहीं है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही वो। बेटा, वो दूसरे कमरे में सो रही है। वो शाम होते ही आराम करती है और सोने चली जाती है। चलो, अब तुम भी आराम कर लो, मैं जाती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को ला दूं? जी नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं रास्ते में ढाबे पर रुका था, वहाँ खाना खा लिया था। आप जाइए, आराम कर लीजिए। कोई ज़रूरत हुई तो मैं बुला लूँगा। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। रामू बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे पायल पहनी औरत के चलने की आवाज़ आने लगी। वो एकदम से उठकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को, रात के इस पहर कौन होगा। वो देखने के लिए बाहर की तरफ आया। बाहर बारिश रुक गई थी। जैसे ही वो बाहर आया, एक लड़की उसे बैठी हुई दिखाई दी। आप यहाँ इस रात? अम्मा कह रही थीं कि आप सो गई हैं। क्या हुआ इतनी रात को? आप बाहर क्यों बैठे हो अंधेरे में अकेली? सब ठीक है ना? जी हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर घूम लूं। आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं किसान हूँ, शहर से बीज ले आया था। वापस आते वक्त तूफानी बारिश की वजह से मदद लेने आया था, तो अम्मा ने यहाँ रुकने को कह दिया। मैंने भी सोचा तूफानी बारिश में आगे कहाँ जाऊँगा, तो रुक गया। जी बिल्कुल सही किया आपने। इस तूफानी बारिश ने बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीना है। वैसे भी इस अंधेरी रात में आपका जाना मुश्किल ही था। कम से कम यहाँ रात आराम से रुक के सुबह तसल्ली से जा पाएंगे। थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो बाहर आ गई, पर बादल देख के लगता है बारिश फिर से शुरू होने वाली है। किया यहाँ रुकने का सोचकर। अगर यहाँ न रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप ऐसी बात कर रहे हैं? भला मुझसे मिलकर क्या ही होगा। पर हाँ, जब जहाँ किसी को मिलना होता है वो वहाँ मिल ही जाता है। पर इन काली तूफानी रातों में हर मिलने वाला सही हो ये ज़रूरी नहीं है बाबू। नहीं की बातें सुनकर मैं डरूं या हंस दूं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे बारिश में इंसान में ही भूत घूमते हों। इतना नहीं सोचा करते। आप अपना बताइए, इस जंगल में रहकर बोर तो नहीं हो गई? वो बातें कर रहे होते हैं, पर इतने में फिर से बारिश शुरू हो गई।
वो दोनों अंदर आए। अंदर आते ही रामू सोने के लिए कमरे में आ गया और बैठकर माया के बारे में सोचने लगा। रामू इतनी गहरी नींद में सोया था कि दिन कब हो गया पता ही नहीं चला। एकदम से रामू की आंख खुली। अरे ये क्या, दिन भी हो गया और मैं ये सोया हुआ हूँ। देर हो जाएगी गांव जाने में, जल्दी उठ के माया जी से मिल के चलता हूँ। रामू बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें माया को ढूंढ रही हों। अरे अम्मा, माया, कहाँ हो आप? कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उठने में लेट हो गया हूं और वो कुछ लेने चले गए हों। सोचा था जाने से पहले एक बार माया जी से मिल लूं, पर लगता है अब ऐसे ही बिन मिले जाना पड़ेगा। गांव जाने में देर हो जाएगी, माँ भी परेशान हो रही होगी। गांव जाने की जल्दी में रामू ने रुकने के बजाय सीधा रास्ता पकड़ लिया था। सुबह का मौसम था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बारिश के बाद जंगली रास्ता हरा भरा मनमोहन लग रहा था। घोड़ा गाड़ी की चाल धीमी थी, पर रामू का मन तेजी से भाग रहा था, बार बार उसी तरफ, माया की तरफ। वो सोच रहा था शायद उसे बिन मिले चले आना ठीक नहीं हुआ, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। इन्हीं ख्यालों में खोया वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। रास्ते के किनारे वही खड़ी थी माया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर बूंद किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रही हो। अरे माया जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा क्या? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थीं? सब ठीक तो है ना माया जी? बताइए कुछ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह में मैं और अम्मा जंगल में लकड़ी लेने गए थे। अम्मा थोड़ी दूर गई थी कुछ खाने को चुनने, फिर वहाँ कुछ भयानक हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ। वो क्या हुआ माया जी? ये हाथ कैसे हो गया आपका? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? डरिए मत, मैं यहीं हूँ। बताइए खुलकर, क्या देखा आपने? इतनी सहमी हुई क्यों हैं आप? कुछ तो कहिए। उस शेर अम्मा को अपने साथ ले गया। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, अब किस्मत ने अम्मा को भी छीन लिया। मैं क्या करूं अब? किसके पास जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूं। क्या नहीं माया जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपकी अम्मा को तो नहीं बचा सका, पर अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए। सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैंने तो सोचा था खुदा ने सब छीन लिया, पर शायद एक सहारा भेज दिया। मैं चलूंगी आपके साथ, मगर सोच लीजिए एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। रामू माया की बात मानता है और माया भी उसके साथ उसके घर गांव चलने के लिए तैयार होकर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों अब जंगल के रास्ते से होकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ माया जी, आप मेरे साथ रहें। कल जब पहली बार आपको देखा था तब से बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। न जाने क्यों दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चले तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि फिर से अकेली न पड़ जाऊं। शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी है। बेटा, सफर करते करते फिर से शाम ढलने लगी थी। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें अब धुएं जैसे बादलों में खो चुकी थीं। रामू के चेहरे पर थकावट थी, पर मन में एक गहरी टीस। माया के साथ जो हुआ उसका बोझ अब भी उसके दिल पर था। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू के बीच वो अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर गांव की चौपाल की तरफ बढ़ा। वहां कुछ लोग बैठे थे जो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। चौपाल के आगे सरदार साहब खड़े थे। अरे रामू, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया है रे? हमें तो लगा था तू शहर में ही रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखी इसे। अरे सरदार साहब, कल तूफानी बारिश की वजह से गांव नहीं पहुंच पाया। ये माया जी हैं, मेरी दोस्त। वो अब इस गांव में रहने आई हैं। करम करके उन्हें खुशामदीद कहिए और मदद करें। अच्छा, माया जी, हमारे गांव में आपका खैर मकदम है। रामू, अब घर चला जा, बारिश होने वाली है। इन तूफानी बारिशों में बाहर मत निकलना, सुरक्षित रहना ही सबसे ज़रूरी है। जी सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपका गांव बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। पर यह तूफानी बारिश का क्या किस्सा है? ऐसी बारिश में सच में क्या होता है? माया, तुम्हें नहीं पता यहाँ तूफानी बारिश में कितना कहराम आता है। बुरी ताकतें इस वक्त बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इन तूफानी बारिशों में हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। होशियार रहो, कहीं कोई खतरा ना पहुंच जाए। तभी एकदम से बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। चौपाल से निकलकर रामू अपने घर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो अपने दरवाजे तक पहुंचा और अंदर चला गया।
माँ, ये मेरी दो। तू तो कल आने वाला था, आया क्यों नहीं? पता है ना मुझे कितनी परेशानी होती है तेरी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? कल तू कहाँ था? सब ठीक तो है ना? दोस्त माया है, इसके घर में कोई नहीं बचा। ये अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। क्या ये हमारे साथ रह सकती है? माया, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये घर और कमरा पसंद आएंगे। अब आराम कर लो, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे देना, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। ये बोलकर रामू वहाँ से चला गया और माया वहाँ खामोश खड़ी रही। जब रात ज़्यादा गहरी हो गई तो रामू गहरी नींद में सोया हुआ था। एकदम से उसे फिर से पायल की आवाज़ आने लगी। रामू एकदम से उठकर बैठ गया। उसे ये अजीब लग रहा था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे, ये पायल की आवाज़ फिर से इस बारिश में बाहर कौन घूम रहा है? कहीं माया जी तो नहीं उठ गई? उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे जाके देखना होगा। वो उठा और बाहर जाकर देखने लगा। आंगन के बाहर उसने देखा कि माया बाहर से बारिश में भीगकर कहीं से आ रही थी। ये देखकर उसे अजीब लगा। माया जी, आप रात के इस पहर कहाँ से आ रही हैं? इतनी तेज़ बारिश में तो कोई बाहर नहीं निकलता। सब ठीक है ना? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? अरे नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बाहर आई तो देखा दरवाजा खुला था। अब उसकी कुंडी लगाकर ही वापस आई हूँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। माया, कोई बात नहीं, हमारे गांव में चोरी डकैती जैसी चीजें नहीं होती, तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब महफूज है। अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अगर कुछ भी चाहिए तो आवाज देना, मैं पास ही हूँ। माया उस रात अपने कमरे की तरफ चली गई थी, पर अगले ही दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। तालाब के किनारे ऋषि पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके जिस्म से सारा रंग उड़ गया हो, किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। गांव वाले, चचा जान और सरदार साहब सब वहीं इकट्ठे थे। हर कोई डरा और उलझा हुआ था। तभी पीछे से रामू पहुंचा। उसकी नज़र जैसे ही इस मंजर पर पड़ी वो सुन्न हो गया। अरे खुदा, ऋषि को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, जैसे अचानक ताकत ही निकल गई हो इसमें से। क्या हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी मदद बुलानी चाहिए। अब मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं रामू, ऋषि मर गया है, जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। सब कुछ अचानक और अजीब सा हो गया है। बहुत वक्त पहले दूसरे गांव में भी ऐसा हुआ था। वहां का गांव पूरी तरह उजड़ गया था। सुनने में आया था कि उस रात पिशाचनी आई थी और इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। उसे देखकर मुझे वही चीज़ महसूस हो रही है। चचा जान, आप भी कौन सी कहानियां ले बैठ गए? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैंने भी सुना था कि उस गांव में आग लग गई थी। मुझे कोई और सबब लगता है। शायद पंचायत बिठानी पड़ेगी। सबको मिलकर सही हालात जानना होगा। हमारे गांव में तो ये वाकया पहली बार हुआ है। कहीं कोई अजनबी तो नहीं आया यहाँ? सब कुछ अचानक और अजीब सा लग रहा है। हमें सच में समझना होगा कि ये सब कैसे हुआ। अरे चचा जान, परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो बस भूत प्रेत वाली कहानियां लेके बैठे हैं। गांव में सब कुछ आम ही है। रामू, तुम बुरा मत मानना, पर कल तुम ही तो अपनी नई दोस्त को लेकर आए थे। जरा ये तो बताओ, वो आई कहाँ से है? वो असल में है कौन? सरदार साहब, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, पर माया कोई बुरी नहीं है। वो तो बहुत मासूम लड़की है। मुझे वो उस रात मिली थी जब तूफानी बारिश हो रही थी। उसका खानदान अब नहीं रहा। आप लोग तहव्वुम परस्ती में मत पड़िए, वो बस सहारे की तलाश में है। रामू बेटा, तू शायद नहीं जानता, तूफानी बारिश में जो साथ मिलता है वो हर बार भला नहीं होता। ऐसे वक्त में अजीब चीज़ें गांव के आसपास भटकती हैं। होशियार रहना बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना। चचा जान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि माया वैसी है जैसी आप सोच रहे हैं। फिर भी अगर आपको शक है तो मैं आज उससे बात कर लूँगा। शाम होते ही घर जाकर सब ठीक से पूछ लूँगा। आप परेशान मत कीजिए, सब साफ हो जाएगा। रामू वहाँ से उठकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, ऋषि के साथ जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। शाम ढल चुकी थी, आसमान में हल्की ठंडक थी। जब रामू अपने घर पहुंचा, घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तालाब, भीड़ और ऋषि की हालत के बारे में सब कुछ। बात सुनकर उसकी माँ गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, रामू, मुझे लगता है अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। आज रात तुम माया का पीछा करना, देखना वो कहाँ जाती है और क्या करती है। इस रात रामू को नींद नहीं आ रही थी। सरदार साहब और चचा जान की बातें बार बार उसके मन में गूंज रही थी। वो सोचने लगा, अगर माया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है तो आज सच्चाई पता लगानी ही होगी। उसने तय कर लिया, इस बार वो माया का पीछा करेगा और हर राज को सामने लाएगा।
जब रात गहरी हो गई तो उसे घुंघरुओं की आवाज आई। वो एकदम से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। इस रात रामू चुपचाप माया के पीछे पीछे चलने लगा। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। माया बिन मुड़े आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद दोनों खेतों के पास पहुंच गए। रामू एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। माया आहिस्ते आहिस्ते खेत की तरफ जा रही थी, जहां एक किसान अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आता दिखाई दे रहा था। अगले ही पल माया अचानक उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में उस पर हमला कर दिया। रामू के होश उड़ गए। माया का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसके मुंह पर अजीब से निशान थे और आंखें सुर्ख हो गई थीं। ये देखकर रामू का दिल दहल गया। वो बिन आवाज किए आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटा और दबे पांव वहां से भाग गया। वो अपने कमरे में आकर सोने का बहाना करने लगा, जैसे उसे कुछ पता नहीं हो। माया उसके कमरे में आई और उसे सोता हुआ देखकर वापस चली गई। रामू अगले दिन चचा जान को और सरदार साहब को सारी बात बताता है। फिर वो योजना बनाते हैं। रात को काली माता के मंदिर जाकर काली माँ से आशीर्वाद लेने को कहते हैं। रामू काली माँ के मंदिर जाकर काली माँ से इल्तिजा करता है, ए काली माँ, हमारी हिफाजत कीजिए। गांव में 2 आदमी पिशाचनी की वजह से जिंदगी हार बैठे हैं। ए माँ, आपका दर्शन दीजिए और इस आफत से हमें बचाइए। हम आपकी पनाह में आते हैं, हमारी सुनिए और हमारे घरों को महफूज रखिए। करम करके इस अंधेरे से उजाला लाकर हमें फिर से अमन दीजिए। इल्तिजा कबूल करके माँ काली जाहिर होती हैं। ती ने मुझे खुश किया है। आज मैं तुझे वो वरदान देती हूँ जिससे इस गांव पर कोई बुरी ताकत फिर कभी नजर न डाले। इस मंत्र का जाप करना, ओम क्रम कालिकाय नमः रक्षवा माम सर्वतः। ये तेरा कवच बनेगा। जा बेटा, अब तेरे हौसले से ये अंधेरा मिटेगा। अरे बेटा, धन्य हो गया माँ आपका दर्शन पाकर। मुझे भाग्य पर अपनी करम की है माँ। मैं जब तक जीऊंगा आपकी पूजा में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। जय काली माँ की, जय काली माँ की। माँ काली से आशीर्वाद लेकर रामू माया के पास आता है। मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई है माया। तुम यहाँ गांव के लोगों को मार रही हो। मैंने तुम्हारी असल सूरत देख ली है। अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा ये तुम्हारे लिए। माया, मुझे आज तक रोकने वाले मरे गए, तू मुझे रोकने की बात कर रहा है। सोचा था तुझे सबसे आखिर में देखूंगी, पर लगता है अब पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। एकदम से अपनी असल सूरत में आ जाती है। रामू काली मंत्र का जाप करने लगता है, मंत्र ही चलाने लगता है। ये मंत्र पढ़ना बंद कर रामू, तू नहीं बच पाएगा। ये मंत्र मत पढ़। मैं जल रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। याद रखना, तुझे और तेरे गांव को खत्म करने